हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया पूरी तरह से और उसमें हम लोगों ने हर टॉपिक डिस्कस कर लिया विद सिलेबस ऑफ नीट एंड क्वेश्चंस अराइजिंग अबाउट नीट. नाउ वी हैव नेक्स्ट चैप्टर, breathing and exchange of gases. But in this chapter we will discuss respiration, respiratory system in various animals, respiratory system of human being, transportation of respiratory gases and control of respiration or breathing. First of all, we discuss about respiration. What is respiration? What is respiration? Listen. Respiration is breakdown of. अब ना हम केवल ब्रेकडाउन से काम पूरा नहीं कर पाएंगे, हमें कहना पड़ेगा कि respiration is oxidative breakdown of cellular fuel like glucose and produce energy to maintain vital activities of living being. In this process carbon dioxide also released. In general, this breakdown of cellular fuel like glucose is catabolic process. Commonly, in this process, molecular oxygen utilized. So we can say in general, intake of oxygen and release of CO2 is respiration, but it is not true. Exchange of oxygen and CO2 with environment is called as breathing, not respiration. Respiration is breakdown of cellular fuel and release energy to maintain vital activities of organism. मतलब respiration जो सेलुलर फ्यूल है, हमारे पास ग्लूकोज है, फैट है, अमीनो एसिड है, उसको ब्रेक करना, तोड़ना और उससे एनर्जी निकालने को कहा जाता है रेस्पिरेशन. एंड इट इज़, मैंने क्या बोला, रेस्पिरेशन इज कैटाबोलिक प्रोसेस. बेटा ध्यान देना, अब हम रिएक्शंस पे जाने के पहले आपको एक बात बता दें कि बेटा अभी हमने कहा कि रेस्पिरेशन में सेलुलर फ्यूल यूज होता है और आपको बताया इट इज़ कैटाबोलिक प्रोसेस. ठीक बेटा, देखो रेस्पिरेशन को हमें यहाँ पे दो भागों में तोड़ देते हैं. पहले अगर बेटा रेस्पिरेशन का सेलुलर फ्यूल हमारा हो कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट अथवा फैट, तो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग respiration. And if cell use or utilize protein, then such type of respiration is called as protoplasmic respiration. बेटा ध्यान देना कि रेस्पिरेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलर फ्यूल, बट सेलुलर फ्यूल के नेचर के बेसिस पर हमने क्लासीफाई कर दिया इसको फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. इन फ्लोटिंग रेस्पिरेशन सेलुलर फ्यूल इज इधर कार्बोहाइड्रेट और फैट, वाइल इन प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन सेलुलर फ्यूल इज प्रोटीन. ध्यान देना बेटा. बट बेटा याद रखने वाली बात है कि कार्बोहाइड्रेट इज प्राइमरी सेलुलर फ्यूल. प्राइमरी सेलुलर फ्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट. अगर स्पेशली कोई पूछ ले कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो आप बता सकते हो ग्लूकोज. मतलब ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट इज प्राइमरी सेलुलर फ्यूल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनी लिविंग बीइंग. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं. अगर अब हम बात करें, एक मिनट, अगर हम बात करें रेस्पिरेशन में हम यूज कर रहे हैं मोलिकुलर ऑक्सीजन
या नहीं यूज़ कर रहे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इस बेसिस पर। बेटा ध्यान देना कि हमारे पास सेलुलर फ्यूल है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जिसको आप लिखते हो C6H12O6। हो गया बेटा। सबसे पहला कि अगर हम ऑक्सीजन यूज ना करें, इसको डायरेक्ट तोड़े, तो बेटा ये टूटेगा CO2 प्लस इंटरमीडिएट कंपाउंड या पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है C2H5OH। ज़रूरी नहीं है C2H5OH ही बने, लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, बाकी ब्यूटारिक एसिड भी, एस्टिक एसिड भी बन सकता है। हम यहाँ इन जनरल इसको लेते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में ये है, इसलिए बता देता हूँ बेटा। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 CO2, 2 ये बनेंगे और थोड़े अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। इसे कहेंगे बेटा एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एनएरोबिक रिस्पिरेशन, एनएरोबिक रिस्पिरेशन, जहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होता। लेकिन बेटा अगर यहीं पे हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूटिलाइज कर दें, हम यूटिलाइज कर देते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यहाँ पे डाल देते हैं इसे O2, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल यूज होता है, यहाँ बनेंगे बेटा 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लगभग 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी। यहाँ थोड़ी सी निकलती है 28 किलो कैलोरी के आसपास, ठीक। ये 686 किलो कैलोरी एनर्जी। बेटा ध्यान देना, यहाँ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब बेटा रेस्पिरेशन को क्लासीफाई करने का तरीका और है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इफ रेस्पिरेशन not utilized or does not consume molecular oxygen, then we can say it is anaerobic respiration, in which glucose or cellular fuel undergo partial breakdown and release little amount of energy, like ethyl alcohol, lactic acid, butyric acid, acetic acid, etc. While in the case of aerobic respiration, molecular oxygen utilized and complete breakdown of cellular fuel or glucose occurs and release large amount of energy. जहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन के कंजप्शन के दौरान, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलेगी और क्या होगा, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा किसका, ऑर्गेनिक फूड का। इसे कहा जाएगा एरोबिक रिस्पिरेशन। बेटा मज़ेदार बात, हम सबसे पहले एनाएरोबिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनाएरोबिक को डिस्कस करेंगे। अगर बेटा हम लोग एनाएरोबिक रिस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास सबसे पहला सवाल जो होना चाहिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, PMT के लिए जिम्मेदार है, हम उसकी बात करते हैं, दुनिया भर की बातें नहीं। एनाएरोबिक रिस्पिरेशन की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या हमारी बॉडी में कोई ऐसा स्ट्रक्चर और ऑर्गन है विच परफॉर्म एनाएरोबिक रिस्पिरेशन? मतलब organ in human body can perform anaerobic respiration. Then most of student आंसर क्या करते हैं, S है हमारे पास मसल्स। बिल्कुल सही आंसर है कि at the time of heavy exercise or physical work our muscle respire anaerobically. बट बेटा कंडीशन है एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज और फिजिकल वर्क। बात को ध्यान देना, एक कंडीशनल है, हमेशा हमारी मसल एनाएरोबिक रिस्पिरेशन नहीं करती। बात समझ गए? तो फिर भी आपका आंसर बिल्कुल सही है कि मसल कर सकती है, मे परफॉर्म। बट अब दूसरा सवाल हमारा है, क्या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है विच सेल और स्ट्रक्चर परमानेंटली परफॉर्म एनाएरोबिक रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी और मैमल्स? देन आप आंसर कर सकते हो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, बेटा बात बिल्कुल सही है, मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज परफॉर्म एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। दोनों के केस देखना बेटा, यहाँ पर एनाएरोबिक रिस्पिरेशन के 2 एग्जाम्पल हमारे पास है, एक है मसल, एक है मसल। कब
जब हम फिजिकल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं तो क्या होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। और दूसरा हमारे पास है बेटा मैच्योर। बेटा मैं मैच्योर आरबीसी लिखूंगा तो आंसर गलत हो जाएगा, यहां होगा मैच्योर ह्यूमन और मैमेलियन आरबीसी, मैमेलियंस आरबीसी, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। मसल और मैमेलियन आरबीसी दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि एनारोबिक रिस्पिरेशन करते हैं। बेटा मैं आपको बता दूं, अब दो सवाल पीएमटी के बनते हैं। मैच्योर मैमेलियन आरबीसी एनारोबिक रिस्पिरेशन क्यों करता है? पहला सवाल तो ये बनता है, क्यों करता है? बेटा अब आपको मैं बता देता हूं कि बेटा हम जो रिस्पिरेशन पढ़ेंगे, हम तो यहाँ सिर्फ गैसियस एक्सचेंज, गैसियस ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म, जिसमें पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। बेटा आपको बता दें, रेस्पिरेशन कंप्लीट होने में सेल के अंदर जब ऑक्सीजन हमारा पहुंच जाता है, दो स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। वो क्रेब्स साइकिल होता है बेटा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और आपको मैं बता दूं जानकारी बेटा कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं पाई जाती, मतलब देयर इज नो एनी सेल ऑर्गेनली इन मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। सो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगा। नाउ वी कैन से मैच्योर मैमेलियन आरबीसी रिस्पायर एनारोबिकली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम आप यहां कह सकते हैं ड्यू टू एब्सेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसी से रिलेटेड एक बार सवाल एग्जामिनर ने पीएमटी में साइटोलॉजी में उठा लिया, पूछ लिया। उसने पूछा कि हमारे पास एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट है अदर देन अर्थ, वेयर लाइफ इज फाउंड बट ऑक्सीजन इज absent, then probability of absence of the type of cell organelle in those organisms। कहा गया है कि एक प्लैनेट है जहां पर लाइफ है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो किस सेल ऑर्गेनली के एब्सेंट होने के चांसेस हैं? प्लैनेट है, लाइफ है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, देन आपको आंसर बताना है कि किस सेल ऑर्गेनली के एब्सेंट होने के चांसेस हैं। देन आप आंसर क्या करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज लाइफ है, ऑक्सीजन नहीं है, मींस दोज ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। इफ दे परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन देन देयर इज नो यूज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की यूज नहीं है तो प्रोबेबिलिटी किसकी है, माइटोकॉन्ड्रिया का एब्सेंट होने की। एक आंसर आपका धड़ से निकल जाएगा पीएमटी का। दूसरा कि मसल फिजिकल वर्क के दौरान एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों करती है? बेटा होता क्या है कि जब हम ज़्यादा काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, देन रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की नीड बढ़ती जाती है और हमारी बॉडी, देखो उस समय हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, काम करने लगते हैं तो प्रॉपर सप्लाई ना मिलने की वजह, अब मसल को काम करना है, सप्लाई ना मिलने की वजह से वो क्या करती है, एनारोबिक रिस्पिरेशन करना शुरू कर देती है। और बेटा जब एनारोबिक रिस्पिरेशन करती है, तो मैंने अभी बताया था कि एनारोबिक रिस्पिरेशन के दौरान पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलर फ्यूल और ग्लूकोज अकर्स। बेटा जब पार्शियल होगा तो आपको बता दें फिजिकल वर्क के दौरान यहाँ पर CO2 और H2O नहीं बनेगा डायरेक्ट, यहाँ बन जाएगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। और बेटा एक्युमुलेशन ऑफ, ध्यान देना ये पीएमटी का सवाल है, डायरेक्ट लाइन बोल रहा हूँ आपको, एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल, accumulation of lactic acid in muscle causes थकावट, फटीग, टायर्डनेस, क्रैम्प। ध्यान देना ये सारी चीज़ें क्रिएट करता है, थकावट क्रिएट करता है, फटीग क्रिएट करता है accumulation of lactic acid in muscle। अब चलो यहाँ तक आ गए तो बच्चे सवाल पूछ लेते हैं क्लासरूम में, जब क्लासरूम की क्लास होती है तो पूछ लेते हैं, सर ये लैक्टिक एसिड अगर एक्यूमुलेट हो गया है तब हम थक जाएंगे, ठीक नहीं होंगे? नहीं बेटा, आप ठीक तो हो जाते हो जब आप आराम करते हो, देखो उसमें ठीक हो जाते हो, कुछ समय बाद आपकी थकावट दूर हो जाती। अब सवाल है कि कैसे दूर हो जाती है। बेटा अब आपको एक बात बता देता हूँ कि लैक्टिक एसिड जो हमारे मसल में होती है रिमूव बाय कोरी साइकिल, CORI, कोरी साइकिल। बेटा कोरी साइकिल नाम इसलिए पड़ा है बिकॉज कोरी एक्चुअल में साइंटिस्ट का सरनेम है, दो साइंटिस्ट थे,
मिस्टर कोरी एंड मिसेज कोरी। वाकई मिस्टर और मिसेज का मतलब यहाँ सिर्फ सरनेम से नहीं है। मिस्टर कोरी हस्बैंड थे, मिसेज कोरी वाइफ थी, और ये दोनों मिल करके अर्थात इस कपल ने इस प्रोसेस को खोजा था कि हमारा एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड रिमूव कैसे होता है बेटा। इसलिए साइकिल का नाम होता है कोरी साइकिल, डिस्कवर्ड बाय मिस्टर एंड मिसेज कोरी। और बेटा इन दिस साइकिल लैक्टिक एसिड कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, CO2 एंड H2O। ये लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का है, कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लाइकोजन में, CO2 में और वाटर में। वाटर यूरिन के जरिए बाहर आ जाएगा, CO2 ब्रीथ के जरिए बाहर आ जाएगा, ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो जाएगा जो आगे इन फ्यूचर एज ए रिजर्व फूड काम आएगा। ठीक बेटा, ये तो हो गया हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है। अब आपसे एक छोटी सी बात और, अगर हम ये जो मस्कुलर वर्क कर रहे हैं, अब हम फिजिकल वर्क करने लगे, थक गए, थोड़ा थोड़ा अपनी काम करने की स्पीड को कम कर दें, एक्सरसाइज कम कर दें, धीरे 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 क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई हमारी नॉर्मल होने लगती, नॉर्मल होने लगती, नॉर्मल होने लगती, नॉर्मल होने लगती है, और फिर हमारी मसल एरोबिक रिस्पिरेशन करने लगती है। ऐसे बहुत सारी कंडीशन है जहाँ पर एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रहा होता है और वहाँ पर हम ऑक्सीजन अवेलेबल करवा देते हैं प्रॉपर मात्रा में, अमाउंट में, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, दैट टाइम एनारोबिक रिस्पिरेशन शिफ्ट टुवर्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। उस समय होता क्या है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की वजह से, ऑक्सीजन अवेलेबल होने की वजह से एनारोबिक रिस्पिरेशन शिफ्ट टुवर्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। नाउ अब एक सवाल बन गया कि इस घटना को, दिस फेनामेना को, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। सवाल बनता है कि इफ वी प्रोवाइड molecular oxygen in anaerobic respiration, then anaerobic respiration shift toward aerobic respiration. This phenomena is called as, आप लोग आंसर बताएंगे? चलो मैं बता देता हूँ, बाकी आगे सवाल पूछेंगे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। इसे कहते हैं पास्चर इफेक्ट, लुईस पास्चर। बेटा आपको बता दें, लुईस पास्चर एक हमारी साइंस के बहुत टैलेंटेड साइंटिस्ट थे। एक्चुअल में लुईस पास्चर ने हमारे बायोलॉजी में बहुत सारे काम किए हैं। लुईस पास्चर साहब ने पास्चराइजेशन ऑब्जर्व किया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दिया, एवोल्यूशन के दौरान बायोजेनेसिस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको पास्चर इफेक्ट दिया। और लुईस पास्चर साहब के बारे में एक बात बताएं आपको, वो महान व्यक्ति थे। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी प्रोफेसर रह चुके, माइक्रोबायोलॉजी के भी रह चुके। इवन इन दोनों के बीच में साइंटिस्ट बनने के पहले जियोलॉजी होता है ना, जियोग्राफी का से अब आजकल नया सब्जेक्ट हो गया, जियोलॉजी के भी प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्होंने अपनी पीजी केमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में और जियोलॉजी तीनों में किया था। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं। अब हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की। चलिए अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, अभी क्वेश्चन में आपने देखा था कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और ऑर्गेनिक फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो बेटा ध्यान देना, जहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन है वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, CO2 बाहर रिलीज हो जाएगी। तो बेटा जहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा, यूज करेगा, CO2 निकालेगा, वहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करने के लिए एक स्ट्रक्चर या ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा। बेटा ध्यान देना, मतलब जहाँ पर भी ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा वहाँ पर ऑक्सीजन को, CO2 को एक्सचेंज करने के लिए एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पाया जाएगा। बेटा सबसे पहला पॉइंट हमारा यही बनता है यहाँ पे कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए
कौन कौन से हमारे पास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हैं एनिमल में, बेटा ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट है। और आपके बुक में आप जो एनसीईआरटी पढ़ते हो, अभी तक जो मैंने ये पढ़ाया था, इसका सिर्फ 1-2 लाइन लिखा है, पूरा डेटा नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया। आपका टॉपिक यहाँ से एनसीईआरटी का शुरू होता है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन एनिमल्स। एनिमल्स में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? बेटा चलो हम पूरे एनिमलिया किंगडम की बात करना शुरू करते हैं। बेटा ध्यान देना, वैसे अगर आप +1 के स्टूडेंट हैं तो अभी आप एनिमलिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, बट इतना तो आपने सुना है, फाइलम पोरीफेरा जिसमें स्पॉन्जेस पाए जाते हैं, फाइलम निडेरिया सिलेंट्रेटा जिसमें हाइड्रा वगैरह पाया जाता है, फ्लैट वोम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के मेंबर हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास मेंबर हैं फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, हम कॉमनली लिख दे रहे हैं निडेरिया, इनमें होता है सरफेस से। किससे होता है? सरफेस मतलब सेल सरफेस या बॉडी सरफेस, ठीक। अब हमारे पास है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस और फाइलम नीमेटोडा, जिसका दूसरा नाम एस्केहेल्मिन्थीस भी है, नीमेटोडा। इसमें भी मैं लिख सकता था बॉडी सरफेस साथ में, लेकिन मैंने इनको अलग लिखा दोनों को, इसलिए क्यों बेटा इसमें 2 कंडीशन बनती है, ये फ्री लिविंग भी है, पैरासाइट भी है। जो बेटा एंडो पैरासाइट्स हैं, इनमें जो एंडो पैरासाइट हैं इनमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है बिकॉज ये एनारोबिक होते हैं, और जो फ्री लिविंग हैं ये एरोबिक होते हैं, और इनमें जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो होता है बॉडी सरफेस की सहायता से गैसेस एक्सचेंज होता है। इसके बाद बेटा हमारे पास है फाइलम एनेलिडा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आपको खूब एग्जाम में आता है, दैट इज अर्थवर्म, और इसी पे सवाल बनता है बेटा, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है थ्रू मॉइस्ट क्यूटिकल और स्किन, ठीक। अब हमारे पास है फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, जिसमें बेटा हमारे ये कॉकरोच, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, चींटियाँ, मकड़ी, ये सारी आते हैं। इनमें बेटा रिस्पिरेशन के लिए आपके बुक में एक लाइन लिखी हुई है, रिस्पायर थ्रू नेटवर्क ऑफ ट्यूब या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। बेटा नेटवर्क ऑफ ट्यूब या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रैकियल सिस्टम, दैट इज ट्रैकिया। किसके थ्रू होगा? ट्रैकिया के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? ट्रैकिया के थ्रू होगा बेसिकली। लेकिन बेटा ध्यान देना, कुछ प्राणी ऐसे हैं इनमें बेटा, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें गिल्स या बुक गिल्स पाए जाते हैं। अब सवाल है इसका नाम, ये बुक वर्ड क्यों लगा है? बुक बेटा जैसे बुक, हमारे बुक में पेजेस होते हैं ना, ऐसे ऐसे पेज, उसी तरह यहाँ पर गिल में फोल्डिंग सी हो जाती है और सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसलिए इसका नाम बुक गिल। ऐसे बुक लंग्स भी होते हैं बेटा। ये तो हो गया ऑर्थ्रोपोडा की बात। अब हम बात करते हैं फाइलम मोलस्का की। इसमें बेटा एक बंच होता है लंग लाइक, प्लूरॉन और टिनिडिया, इसलिए हम यहाँ पे इसे लंग्स ही लिखते हैं, लंग्स या प्लूरॉन या टिनिडियम के थ्रू।
अब हमारे पास है फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा इनमें बेटा ध्यान देना, बेसिकली मेजर ग्रुप वर्टिब्रेट ही है हमारा। और बेटा ध्यान देना, इनमें अगर हम बात करें तो जो हमारे पास मछलियां हैं, फिश, इसमें होता है रिस्पिरेशन बाय गिल्स। इसमें जो बेटा हमारे एम्फीबियन है, फ्रॉग वगैरह, एम्फीबियन है, एम्फीबियन में गिल्स, लंग्स, मॉइस्ट स्किन, बकोफेरेंजियल कैविटी, मेढक कैसे करता है ना, करता है, आपने देखा होगा। तो ये बकल कैविटी में प्रेशर क्रिएट करके ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कराता है, बकोफेरेंजियल कैविटी। इसके बाद बेटा हमारे पास है रेप्टाइल। रेप्टाइल्स में होता है बेटा लंग्स। बर्ड्स जैसे एवीज या एप्स पढ़ते हैं, इसमें भी होता है लंग्स। इसके बाद हम मैमल की बात करते हैं, हम ह्यूमन की बात करते हैं। मैमल्स में क्या होता है? लंग्स। ये प्राइमरी रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे, कहाँ के? डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के, कि किसके थ्रू ये रिस्पायर करते हैं। बेटा ध्यान देना कि आप इसमें प्रोटोजोआ इंक्लूड मत करना, अमीबा वगैरह। क्यों? क्योंकि बेटा प्रोटोजोन किंगडम एनिमेलिया के मेंबर नहीं है, वो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर है, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर है। बेटा ध्यान देना, आप गलती में प्रोटोजोआ को एनिमल समझ लेते हो, वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। बिकॉज याद रखना बेटा कि ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इंक्लूड इन किंगडम प्रोटिस्टा। ध्यान रखना, वो एनिमेलिया के मेंबर नहीं है। चलो आज तक अभी हम लोगों ने बेटा आज के लेक्चर में क्या किया? रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनारोबिक, और किस ऑर्गेनिज्म में या किस एनिमल में किसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। और अब हमारा अगला टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। लेकिन वहाँ पहुँचने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बेटा ध्यान देना, मुझे ये बताना है आपको, अगर रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है या क्यूटिकल या स्किन के थ्रू होता है, ठीक, या फिर गिल्स के जरिए होता है, आपने यही मेनली देखा। बेटा जो लंग के थ्रू होता है इसे कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और जो क्यूटिकल या स्किन के थ्रू होता है इसे कहते हैं क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो गिल्स के थ्रू होता है बेटा इसे बोलते हैं ब्रैंकियल। क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ये हो गया बेटा। इसके बाद एक बात ध्यान रखना, और आप अपनी बॉडी में बेटा ध्यान देना, आप जो बताने चल रहा हूँ बेटा ध्यान देना। अभी मैंने बताया यहाँ पर, ये तो ऑर्गन की बात कर लिया हमने। अगर एक बात बताओ बेटा, अब जैसे हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि ऑक्सीजन नेजल पैसेज के थ्रू लंग्स में जाता है, वहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है, हमारा ऑक्सीजन कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया। अब ब्लड के जरिए मूव करके हर ऑर्गन में जाता है। मतलब एटमॉस्फेयर और टिश्यू के बीच में क्या है? ब्लड है। एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन कहाँ गया? ब्लड में। ब्लड ले जाकर के हर टिश्यू को दे रहा है। लेकिन बेटा आपने ट्रैकियल सिस्टम देखा मक्खी में, जो जिसमें क्या होता है? पतली पतली पाइप्स लगी होती है, डायरेक्ट यहाँ छेद होता है बॉडी पे, वो पतली पतली पाइप पूरी टिश्यू तक फैली होती है, और वो उनमें ब्लड नहीं होता बेटा। कभी आप चींटी को, कॉकरोच को मार के देखिए, उसमें ब्लड नहीं निकलेगा, ठीक, ध्यान देना। उसमें पिगमेंट सिस्टम नहीं होता, ऑक्सीजन का कैरियर प्रोटीन नहीं पाया जैसे हमारे में हीमोग्लोबिन होता है, ऐसा वहाँ नहीं होता बेटा, ध्यान देना। वहाँ एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन डायरेक्ट टिश्यू तक जाता है बेटा, उसे हम लोग कहेंगे डायरेक्ट रेस्पिरेशन। और जहाँ पर पिगमेंट सिस्टम पाया जाएगा, जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है, हमारा बॉडी फ्लूइड कैरी करके ले जाता है, हमारा ब्लड कैरी करके ले जाता है, इसे कहेंगे इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन।
जहाँ पर पिगमेंट सिस्टम है उसे क्या कहेंगे, जहाँ ब्लड सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। जहाँ डायरेक्ट जा रहा है, अब मछलियों में गिल के थ्रू एक्सचेंज होता है, लेकिन गिल कैरी नहीं करता, कैरी कौन करता है, ब्लड करता है। तो बेटा ध्यान देना, वो भी इनडायरेक्ट होगा। ट्रैकियल सिस्टम हमारा कैसा हो, डायरेक्ट। मैं बार बार ट्रैकियल फोकस इसलिए कर रहा हूँ, उसे आपको याद हो जाए, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में आता है। ट्रैकियल सिस्टम किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट रेस्पिरेशन का। अब मज़ेदार सवाल ये है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है कहाँ पे, ब्लड में। ब्लड हर जगह कैरी करता है, मीन्स ह्यूमन परफॉर्म इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। आप कहोगे यस सर, बट मैं आपसे बता रहा हूँ, आपसे पूछ भी रहा हूँ, क्या हमारी बॉडी में कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर या ऑर्गन है जो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता हो? और बेटा मैं आपको बता दूं, क्लू दे देता हूं, इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा ऑर्गन या कौन सा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में है जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है। मैं आपको क्लू देता हूं, लॉजिकल। डायरेक्ट लेने का मतलब वहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं है, पहला क्लू। दूसरा क्लू, ब्लड की सप्लाई ना होने की वजह से उसको ईजिली हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तीसरा क्लू, वहाँ ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से टिश्यू रिजेक्शन नहीं होता। अब इसका आंसर आप बताइएगा। और आज का लेक्चर बस इतना, कल पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू।